इस वीडियो लेक्चर से मैं आज आपको रिवाइज करा रहा हूं टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी डिमांड एंड रिकवरी। ओके, बहुत ही कम समय के अंदर हम ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो लेक्चर से इस चैप्टर के सभी प्रोविजन को मैं आपको याद भी करा सकूं। जिन नोट्स से हम कवर कर रहे हैं ये नोट्स बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। इन नोट से जब आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर 15 से 20 मिनट में प्रिपेयर हो जाएगा और ऐसे चैप्टर आप 1 घंटे में 3 से 4 चैप्टर क्या कर सकेंगे, प्रिपेयर कर सकेंगे। पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, पूरे डायग्रामेटिक नोट्स हैं। आपका प्रीशियस टाइम तो सेव करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी और आपके लिए समझना भी बड़ा इजी होगा। और आज के टाइम में पास होने के लिए सबसे बड़ा रीजन ही खेल ही किसका रह चुका है, हमारे नोट्स का रह चुका है। ओके, तो मैक्सिमम बेनिफिट लीजिएगा नोट्स से। चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक वर्ड की भी अंडरस्टैंडिंग आपको देता हूं। यहां पर डिमांड एंड रिकवरी टॉपिक है हमारा, डिमांड एंड रिकवरी। 2 सेक्शन इसमें कवर होंगे, एक होगा डिमांड का और फिर होगा उस डिमांड की रिकवरी का। ओके, सबसे पहले कवर करते हैं डिमांड। लिखा है टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज और एरोनियसली रिफंडेड। जीएसटी में प्रॉपर ऑफिसर किसी भी पर्सन की डिमांड कब निकालेगा, जब उस पर्सन ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया होगा या टैक्स का पेमेंट कम किया होगा या फिर उसने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड करा होगा या रॉन्गली यूटिलाइज करा होगा या फिर उसे जीएसटी में एरोनियसली उसने रिफंड ले लिया होगा, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर किसी भी पर्सन की डिमांड को क्या करेगा, रेस करेगा। हर एक वर्ड मैं आपको यहां पर मैच करवा देता हूं जो मैंने बोला है। देखिए, डिमांड है कब होगी, जब टैक्स नॉट पेड होगा या टैक्स शॉर्ट पेड होगा, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड होगा और रॉन्गली यूटिलाइज होगा या फिर आपने जीएसटी में एरोनियसली रिफंड ले लिया होगा, तो फिर आप पे क्या होगी, डिमांड होगी। सेक्शन 73, सेक्शन 74, 74 is fraud, willful misstatement, suppression of fact to evade tax. Section 73 bona fide reason that is other than section 74. डिमांड के लिए हमारे पास में 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन 73 और एक है सेक्शन 74। सेक्शन 74 की एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब किसी पर्सन की डिमांड हमें करनी है और उसके रीजन है फ्रॉड के। ओके, मतलब उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है या शॉर्ट पेमेंट किया है, किस रीजन की वजह से, फ्रॉड करके, सप्रेशन ऑफ फैक्ट करके, विलफुल मिस स्टेटमेंट करके, और ये सब इसने इसलिए किया है सो डैट वो टैक्स की चोरी कर सके, मतलब इवेजन ऑफ टैक्स कर सके, तो फिर उसके ऊपर सेक्शन 74 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 73 के प्रोविजन तब एप्लीकेबल होंगे जब उसके रीजन अदर देन सेक्शन 74 हो, मतलब फ्रॉड वाले नहीं हो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट वाले नहीं हो, विलफुल मिस स्टेटमेंट वाले नहीं हो, इवेजन ऑफ टैक्स वाले नहीं हो, मतलब बोनाफाइड रीजन हो, तो सेक्शन 73 होगा, एल्स नहीं तो सेक्शन 74 एप्लीकेबल होगा। ओके, आप देख लीजिए, वर्ड टू वर्ड मैच करवा रहा हूं 74। ओके, आप देख लीजिए, याद भी करवा रहा हूं लेक्चर के साथ में, टाइम भी बचेगा आपका। फ्रॉड हो गया, विलफुल मिस स्टेटमेंट हो गया या सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो गया, इंटेंशन क्या थी, इवेजन ऑफ टैक्स की थी। 73 कब लगेगा, जब रीजन अदर देन 74 होंगे, मतलब बोनाफाइड रीजन होंगे। ओके, चलिए, सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस। तो चाहे सेक्शन 73 में प्रॉपर ऑफिसर आपकी डिमांड रेस करे या सेक्शन 74 में डिमांड रेस करे, दोनों ही केस में उसे पर्सन को क्या करना होगा, पहले शोकोस नोटिस क्या करना होगा, सर्व करना होगा। बिना शोकोस नोटिस सर्व करे वो किसी भी पर्सन की डिमांड को क्या नहीं कर सकेगा, रेस नहीं कर सकेगा। ओके, अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस along with interest under section 50 at the rate of 18% per annum plus penalty of 10,000 rupees or 10% of tax whichever is higher। शोकोस नोटिस में हम उससे ये कहते हैं कि आप कारण बताइए, रीजन बताइए कि शोकोस नोटिस में जो अमाउंट हमने टैक्स का मेंशन किया है उसका पेमेंट आप क्यों नहीं करेंगे, मतलब आपको मौका मिल रहा है रिप्रेजेंटेशन का, रिप्लाई करने का, सबमिट करने का, तो शोकोस नोटिस के अंदर ही प्रॉपर ऑफिसर आपको टैक्स का अमाउंट स्पेसिफाई करके देगा, अलोंग विथ क्या कहेगा, इंटरेस्ट जो सेक्शन 50 का होता है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, और प्लस बताएगा पेनल्टी, और पेनल्टी होगी अमाउंट कितने की,
10,000 रुपीज और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, इतना अमाउंट वो शोकोस नोटिस में आपको मेंशन करके देगा और आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा आपका रिप्लाई सबमिट करने के लिए कि इस अमाउंट का आप पेमेंट क्यों नहीं करेंगे अगर नोटिस सेक्शन 73 का है तो। ओके, amount specified in notice along with interest under section 50 at the rate of 18% per annum plus penalty at the rate of 100% of tax amount specified in the notice। और अगर नोटिस आपको सेक्शन 74 का दिया गया है तो प्रॉपर ऑफिसर आपको मौका देगा कि आप रीजन बताइए कि जो शोकोस नोटिस में हमने टैक्स का अमाउंट मेंशन किया इसका पेमेंट आप क्यों नहीं करेंगे, अलोंग विथ किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ और अलोंग विथ पेनल्टी के साथ। और सेक्शन 74 में पेनल्टी कितनी होगी, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट की, और ये अमाउंट भी वो आपको शोकोस नोटिस में मेंशन करके देगा। ओके, वर्ड टू वर्ड आपको यहां पर मैच करवा देता हूं। अगर सेक्शन 73 का शोकोस नोटिस हुआ तो अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस, टैक्स का अमाउंट नोटिस में दिया जाएगा, अलोंग विथ इंटरेस्ट जो अंडर सेक्शन 50 का होगा वो भी मेंशन किया जाएगा, और पेनल्टी होगी 10,000 रुपीज और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। और यही अगर सेक्शन 74 का शोकोस नोटिस हुआ तो पेनल्टी होगी 100% ऑफ टैक्स अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस। तो नोटिस के अंदर पूरा अमाउंट आपको स्पेसिफाइड दिया जाएगा। ओके, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ शोकोस नोटिस, चाहे शोकोस नोटिस आपको सेक्शन 73 का देना हो चाहे आपको सेक्शन 74 का देना हो, ये नोटिस आपको विद इन टाइम लिमिट क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। अगर आपने टाइम लिमिट में इशू नहीं किया तो आप उस पर्सन पे डिमांड ऑर्डर रेज नहीं कर सकेंगे, डिमांड रेज नहीं कर सकते। तो जरूरी है पहले तो शोकोस नोटिस इशू करना, शोकोस नोटिस के अंदर अमाउंट मेंशन करना, टैक्स का, इंटरेस्ट का भी और पेनल्टी का भी, और साथ ही साथ वो शोकोस नोटिस भी टाइम लिमिट में आपको इशू करना पड़ेगा। क्या टाइम लिमिट है आइए देखते हैं। ओके, at least 3 months prior to time specified for issuance of order, at least 6 months prior to the time limit specified for issuance of order। तो शोकोस नोटिस इशू करना होगा। अगर आपने सेक्शन 73 में शोकोस नोटिस इशू करना चाह रहे हैं तो जो भी डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होगी, सेक्शन 73 के अंदर जो डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होगी, आपको उस टाइम लिमिट से कम से कम 3 महीने पहले आपको पर्सन को क्या करना होगा, शोकोस नोटिस इशू करना होगा। और यही शोकोस नोटिस अगर आप सेक्शन 74 का दे रहे हो तो सेक्शन 74 में जो डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट से कम 6 महीने पहले आपको पर्सन को क्या करना होगा, शोकोस नोटिस इशू करना होगा। तो वर्ड टू वर्ड मैच करवा रहा हूं, आइए देखिए। एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले, कम से कम 3 महीने पहले, प्रायर टू टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर, और 74 में एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर जो भी पास करने की टाइम लिमिट है उससे कम 3 महीने पहले, और सेक्शन 74 में कम से कम 6 महीने पहले आपको शोकोस नोटिस इशू करना पड़ेगा। प्रॉपर ऑफिसर आपको शोकोस नोटिस इशू करेगा। अब नाउ टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ डिमांड ऑर्डर। अब सेक्शन 73 में डिमांड ऑर्डर पास करने की और 74 में डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट हम देखते हैं। विद इन 3 years from due date of furnishing annual return or date of erroneous refund, within 5 years from the due date of furnishing annual return or date of erroneous refund। अगर आपको सेक्शन 73 में जहां बोनाफाइड रीजन थे, टैक्स नॉट पेड के, शॉर्ट पेड के, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज के, या एरोनियसली रिफंडेड के, अगर बोनाफाइड रीजन थे अदर देन सेक्शन 74 वाले थे, तो प्रॉपर ऑफिसर आप पे डिमांड ऑर्डर पास करेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल में उसको डिमांड ऑर्डर पास करना होगा, और ये टाइम लिमिट 3 years कब से होगी, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का डिमांड ऑर्डर पास करना है उस फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी। आप सभी अच्छे से जानते होंगे एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है 31 ऑफ दिसंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी वहां से 3 साल के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को अंडर सेक्शन 73 डिमांड ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ओके, 3 साल के अंदर, और इस 3 साल से कम 3 महीने पहले उसको शोकोस नोटिस इशू करना पड़ेगा, मतलब 2 साल 9 महीने के अंदर अंदर।
जो भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट है वहां से 2 साल 9 महीने के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस इशू करना होगा और 3 साल में डिमांड ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन अगर यही 74 वाला केस है, फ्रॉड वाला केस है, इवेजन ऑफ टैक्स वाला केस है, तो डिमांड ऑर्डर, प्रॉपर ऑफिसर डिमांड ऑर्डर 5 साल तक ऑर्डर पास कर सकता है। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर की डिमांड रेस करनी है, उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो भी ड्यू डेट होगी, उस एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 5 साल तक वो आप पे डिमांड ऑर्डर पास कर सकेगा। और जो भी डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होगी उससे कम 6 महीने पहले उसे शो कॉज नोटिस इशू करना होगा। मतलब 4 साल 6 महीने में उसे शो कॉज नोटिस इशू करना होगा। आइए वर्ड टू वर्ड मैच करवाता हूं। तो विद इन 3 इयर्स में डिमांड ऑर्डर पास करना है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, और 74 के केस में विद इन 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्या है, एनुअल रिटर्न है। ओके और शो कॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या हो जाएगी, 2 इयर्स एंड 9 मंथ्स हो जाएगी। अब एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले करना है तो 2 इयर्स एंड 9 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, और सेक्शन 74 में हो जाएगी 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, एनुअल रिटर्न है। लेकिन अगर यही डिमांड हमको एरोनियस रिफंड के केस में करनी है तो ये जो 3 साल की जो टाइम लिमिट है और 5 साल की टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट होगी कब से, डेट ऑफ एरोनियस रिफंड से। जिस दिन आपको प्रॉपर ऑफिसर ने एरोनियस रिफंड दे दिया था वहां से 3 साल के अंदर अंदर और वहां से 5 साल के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर आप पे डिमांड ऑर्डर क्या कर सकेगा, पास कर सकेगा। ओके तो ये हमने यहां पर हर एक वर्ड का आपको इंटरप्रिटेशन क्या कर दिया है, बता दिया है। ओके स्टेटमेंट इज इक्वल टू डीम्ड शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस issued under section 73 और section 74, demand for other period, service of statement, ground relied upon in statement are same as mentioned in show cause notice except the ground of fraud, willful misstatement, separation of fact to evade tax. Service of statement is equal to service of notice under section 73। ये हमें यहां पर ये कह रहे हैं कि आपको ऑलरेडी शो कॉज नोटिस आ रखा है। ओके शो कॉज नोटिस किसी टैक्स पीरियड के लिए आपको डिमांड करने के लिए शो कॉज नोटिस आ रखा है। अब किसी अदर टैक्स पीरियड के लिए प्रॉपर ऑफिसर को आप पे डिमांड रेज करनी है और इस अदर टैक्स पीरियड में भी डिमांड रेज करने के ग्राउंड वो ही है, सेम ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे प्रॉपर ऑफिसर ने अर्लियर आपको शो कॉज नोटिस इशू कर रखा है। मतलब डिमांड रेज करने के जो ग्राउंड है वो ग्राउंड आज भी वो ही है जो पहले शो कॉज नोटिस सर्व करते समय ग्राउंड ऑफ क्या थे, डिमांड थे। तो आज प्रॉपर ऑफिसर को वापस से शो कॉज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर सिंपली आपको एक स्टेटमेंट इशू करेगा और उसी स्टेटमेंट को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो शो कॉज नोटिस है। बस ध्यान रखने की बात यह है कि जो ग्राउंड है, ठीक है, अदर टैक्स पीरियड में जो डिमांड के जो ग्राउंड है वो ग्राउंड सेम होने चाहिए, वो ही ग्राउंड होनी चाहिए जिस ग्राउंड के बेसिस पे अर्लियर आपको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। और सबसे विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं, आप कान खोल के सुनिए, एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर ने अंडर सेक्शन 74 आपको शो कॉज नोटिस इशू करा, आप पे फ्रॉड के एलिगेशन लगाए, विलफुल मिस स्टेटमेंट बताया, सेपरेशन ऑफ फैक्ट बताया और ये बताया आप इवेजन ऑफ टैक्स कर रहे हो, ठीक है, और आपको किसी टैक्स पीरियड के लिए शो कॉज नोटिस क्या कर दिया, इशू कर दिया। अब किसी अदर टैक्स पीरियड में भी, ठीक है, वो आपसे डिमांड रेज करना चाह रहा है सेम ग्राउंड पे, सेम ग्राउंड पे ही वो आपसे डिमांड रेज करना चाह रहा है, तो वो आपको सिंपली क्या कर देगा, स्टेटमेंट दे देगा और उसी स्टेटमेंट को आप क्या मान लोगे, शो कॉज नोटिस मान लोगे। लेकिन इस स्टेटमेंट को आप शो कॉज नोटिस सेक्शन 74 का नहीं मानोगे, सेक्शन 73 का मानोगे। भले ही पहले जो शो कॉज नोटिस आया वो सेक्शन किसका था, 74 का था, और आज जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इन दोनों के ग्राउंड जो है डिमांड के वो सेम हो, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम आपका सेक्शन 73 का क्या मानेंगे, शो कॉज नोटिस मानेंगे, सेक्शन 74 का शो कॉज नोटिस नहीं मानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहां पर बताई है। ओके तो आप देखिए वर्ड टू वर्ड मैच करवा रहा हूं। स्टेटमेंट को ही डीम्ड मान लिया जाएगा कि ये शो कॉज नोटिस है। कब है, जब आपको ऑलरेडी शो कॉज नोटिस आ चुका है या फिर तो 73 या 74 में। अब प्रॉपर ऑफिसर और आप पे डिमांड रेज करना चाह रहा है किसी अदर टैक्स पीरियड की, ओके तो अब वो आपको शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिंपली क्या करेगा, स्टेटमेंट क्या कर देगा, सर्व कर देगा और उसी स्टेटमेंट को आप क्या मान लीजिएगा, सर्विस ऑफ क्या मान लीजिएगा, शो कॉज नोटिस मान लीजिएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ग्राउंड जो है
आज जो अदर टैक्स पीरियड के लिए जो डिमांड के ग्राउंड है वो ग्राउंड सेम होने चाहिए जो ग्राउंड पहले क्या थे, शोकॉज नोटिस में मेंशन थे, एक्सेप्ट कौन से, ग्राउंड ऑफ फ्रॉड को छोड़ के, विलफुल मिस स्टेटमेंट को छोड़कर, सपरेशन ऑफ एक्ट को छोड़कर, ओके। इनके अलावा जो ग्राउंड है वो ग्राउंड शोकॉज नोटिस जो इशू करा था तब भी सेम थे, और जब आज स्टेटमेंट दे रहे हैं तो भी क्या है, सेम है। तो सिंपली स्टेटमेंट देंगे और उसी स्टेटमेंट को क्या मान लिया जाएगा, सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस मानेंगे, लेकिन सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 मानेंगे, ओके। चलिए, नाउ पेमेंट ऑफ टैक्स along with interest and along with penalty before service of show cause notice or before service of statement on ascertainment or as communicate by क्या है, proper officer, no penalty under section 73 और 15% of tax under section 74। अगर पर्सन शो कॉज नोटिस सर्व होने से पहले खुद ही वॉलंटरी जाके खुद ओन असर्टेनमेंट से या प्रॉपर ऑफिसर ने जो कम्युनिकेट करा था आपको शो कॉज नोटिस सर्व करने से पहले जो कम्युनिकेट करा था, अगर आप टैक्स का इंटरेस्ट का क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं शो कॉज नोटिस सर्व होने से पहले, ओके, तो सेक्शन 73 के केस में आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आपकी पूरी पेनल्टी को क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, अगर आप शो कॉज नोटिस सर्व होने से पहले खुद ही वॉलंटरी आके पेमेंट करते हो। और अगर सेक्शन 74 का है तो इंस्टेड ऑफ 100% ऑफ टैक्स आपकी पेनल्टी सिर्फ 15% ऑफ टैक्स लगाई जाएगी, 85% ऑफ टैक्स अमाउंट की पेनल्टी का आपको क्या दे दिया जाएगा, कंसेशन दे दिया जाएगा, ओके। अगर आप शो कॉज नोटिस सर्व होने से पहले क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। विद इन 30 days ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 73, पेनल्टी इज इक्वल टू 25% ऑफ टैक्स। अगर आपने शो कॉज नोटिस आने के बाद में और विद इन 30 days में पेमेंट कर दिया, ओके, विद इन 30 days में पेमेंट कर दिया, ओके, तो सेक्शन 73 में तो भी उस केस में आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप शो कॉज नोटिस आते ही क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो 30 दिनों में। और अगर सेक्शन 74 वाला केस है तो आप पर पेनल्टी 25% ऑफ टैक्स लगेगी, मतलब 75% ऑफ टैक्स की आपको पेनल्टी का क्या मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा, अगर शो कॉज नोटिस सर्व होने के विद इन 30 days में आप पेमेंट कर देते हैं तो, ओके। विद इन 30 days ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर, okay, under section 73 no concession, that is 10,000 or 10% of tax whichever is higher, under section 74 penalty is equal to 50% of tax। अगर डिमांड ऑर्डर पास होने के, डिमांड ऑर्डर आपको सर्व होने के विद इन 30 days में पेमेंट करते हो, डिमांड ऑर्डर हो गया, अब आप उसके विद इन 30 days में पेमेंट करते हो, तो सेक्शन 73 में अब आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, जो भी पेनल्टी है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। और पेनल्टी है कितनी, 10,000 रुपीज और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही सेक्शन 74 वाला केस हुआ तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 50% ऑफ टैक्स अमाउंट की, ठीक है, मतलब आपको 50% का कंसेशन मिल जाएगा और 50% ऑफ टैक्स अमाउंट की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वर्ड टू वर्ड में आपको यहां पर मैच करवा देता हूं। अगर आप पेमेंट कर देते हैं टैक्स का, इंटरेस्ट का और पेनल्टी का, तीनों का साथ में पेमेंट कर देते हैं बिफोर सर्विस ऑफ क्या है, शो कॉज नोटिस, बिफोर सर्विस ऑफ स्टेटमेंट, तो अंडर सेक्शन 73 कोई पेनल्टी नहीं लग रही है, ओके। अगर सर्विस शो कॉज नोटिस आने से पहले पेमेंट कर दिया और 74 में लग रही है तो सिर्फ 15% लग रही है, 85% का कंसेशन हो गया। अगर शो कॉज नोटिस इश्यू होने के विद इन 30 days में पेमेंट कर दिया तो 73 में तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और 74 में 25% ऑफ टैक्स लगेगी, मतलब 75% ऑफ टैक्स की आपको क्या मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा। और अगर डिमांड ऑर्डर कम्युनिकेट होने के 30 दिनों में पेमेंट कर देते हो, डिमांड ऑर्डर पास होने के 30 दिनों में कर देते हो, तो 73 में तो कोई कंसेशन नहीं है, पेनल्टी लगेगी 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवरेज हायर की पेनल्टी लगेगी। लेकिन सेक्शन 74 में 50% ऑफ टैक्स ही लगेगी और 50% ऑफ टैक्स का आपको कंसेशन मिल जाएगा। वर्ड टू वर्ड मैंने आपको यहां पर क्या करवा दिया है, मैच करवा दिया है। चलिए अब हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स or any amount collected as a tax. Self-assessed tax means GSTR 1 or GSTR 3B filed. Any amount collected as tax means excess tax collected or tax collected on exempt supply. On exempt supply. If not paid within 30 days from the due date of payment, penalty is equal to 10,000 or 10% of tax whichever is higher,
नो कंसेशन इफ पेड बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस और इफ पेड विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ क्या है, शो कॉज नोटिस। यहां पर ये बता रहे हैं, एक एक करके बताता हूं। मान लीजिए आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स है। सेल्फ असेस्ड टैक्स का मतलब होता है, दो एग्जांपल है। आपने जीएसटीआर 1 फाइल करा, जीएसटीआर 1 में आपने कोई डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दी, लेकिन जीएसटीआर 3B से आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो इसे हम आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स मानेंगे जो आपने पेमेंट नहीं करा है। वन मोर एग्जांपल है, आपने जीएसटीआर 3B तो फाइल कर दिया, लेकिन आपने उस पे टैक्स का पेमेंट नहीं करा, सिर्फ रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन आपने टैक्स का पेमेंट नहीं करा, तो हम ये मानेंगे कि आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स का पेमेंट नहीं करा है। अगर आप सेल्फ असेस्ड टैक्स का पेमेंट ड्यू डेट के 30 दिनों तक भी नहीं करते हो, अगर ड्यू डेट के 30 दिनों तक भी नहीं करते हो, ड्यू डेट हमेशा कौन सी होती है, जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है वही हमारे लिए पेमेंट करने की भी ड्यू डेट होती है। तो मान लीजिए आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया ड्यू डेट को, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करा और 30 दिनों तक भी पेमेंट नहीं करा, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। और पेनल्टी कितनी होती, 73 में 10,000 रुपीज और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर है। आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। आप ये स्टैंड नहीं ले सकते कि भाई मेरे को तो शो कॉज नोटिस आया ही नहीं था और मैंने तो वॉलेंट्री बिफोर सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस पेमेंट कर दिया तो मेरे पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। नो, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। अगर सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी है, अगर आप ड्यू डेट के 30 दिनों तक पेमेंट नहीं करते हो और उसके बाद में करते हो, तो इवन बिफोर शो कॉज नोटिस ऑफ बिफोर सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस कर रहे हो, तो भी उस केस में तो आपकी पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, आपकी पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। ओके, अगर आपने 30 डेज में क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा, रिटर्न तो फाइल कर दिया लेकिन आपने 30 डेज तक भी उसका टैक्स का पेमेंट नहीं करा, 30 डेज के बाद में करा, तो पेनल्टी लगेगी लगेगी। आपको सेक्शन 73 में किसी भी तरह का कोई भी कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। वन मोर एग्जांपल है, मान लो आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, होली एग्जेम्प्ट थी, निल रेटेड थी, नॉन टैक्सेबल थी, या फिर कोई टैक्सेबल सप्लाई थी जिसपे आपने एक्सेस ज्यादा रेट से टैक्स का क्या कर लिया, कलेक्शन कर लिया। लॉ ये बोलता है कि अगर आपने किसी एग्जेम्प्ट सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट कर लिया या कोई भी अमाउंट आपने टैक्स के नाम से कलेक्ट कर लिया, तो वो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है ड्यू डेट तक। अगर ड्यू डेट के 30 दिनों तक भी आपने वो जमा नहीं कराया जो आपने टैक्स के नाम से कस्टमर से ले लिया था, अगर 30 दिन तक भी जमा नहीं कराया, तो फिर वो आपको पेनल्टी के साथ जमा कराना पड़ेगा। पेनल्टी लगेगी लगेगी, किसी तरह का कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। और पेनल्टी कितनी है, 10,000 रुपीज और 10% ऑफ टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। किसी भी तरह का आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। वर्ड टू वर्ड मैच करवाता हूं, देखिए, नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। सेल्फ असेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ, जीएसटीआर 1 में तो डिटेल दे दी लेकिन 3B से आपने उसका पेमेंट नहीं करा, या फिर और 3B तो फाइल कर दिया लेकिन साथ में टैक्स का पेमेंट नहीं करा, साथ में आपने टैक्स का पेमेंट नहीं करा। और नॉन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स का मतलब क्या हुआ, आपने किसी सप्लाई पे एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया, या फिर आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई पे क्या कर लिया, टैक्स कलेक्ट कर लिया, और ये आपने विद इन 30 डेज तक भी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के 30 डेज तक भी गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपीज और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। आपको किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो बिफोर सर्विस ऑफ क्या शो कॉज नोटिस कर दिया या शो कॉज नोटिस आने के 30 दिनों में कर दिया, आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा अगर आपने 30 दिनों तक क्या नहीं करा, आपने पेमेंट नहीं करा है तो। Okay, now listen very carefully. Return GSTR 3B file belatedly along with payment of tax and interest after 30 days from due date. No penalty under section 73 applicable. General penalty under section 125 possible. बहुत ही बढ़िया बात है, इसको मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी 20th ऑफ नवंबर, मैंने 20th ऑफ नवंबर को रिटर्न फाइल करा ही नहीं, मैंने 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल करा, मतलब ड्यू डेट के 30 दिनों के बाद में रिटर्न फाइल करा, और जब भी रिटर्न फाइल करा उसके साथ में टैक्स का और इंटरेस्ट का पेमेंट मैंने कर दिया। तो अब आप यहां पर डिपार्टमेंट मेरे को ये नहीं कह सकता कि आपने सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट नहीं करा। वो तब कहता जब मैं रिटर्न तो ड्यू डेट को फाइल कर देता और लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं करता।
तो आप कहते हैं कि आपने सेल्फ असेस टैक्स का आपने पेमेंट करा ही नहीं है। रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न में लायबिलिटी बता दी, लेकिन उसका आपने पेमेंट नहीं करा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, रिटर्न ही मैंने ड्यू डेट के 30 दिनों के बाद में क्या करा, फाइल करा, और जब भी फाइल करा उसके साथ में उसका टैक्स का पेमेंट भी कर दिया और उसका इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर दिया। इसका मतलब मेरा सेल्फ असेस टैक्स नॉट पेड नहीं है। अगर मेरा सेल्फ असेस टैक्स नॉट पेड नहीं है तो आप मेरे पे सेक्शन 73 की पेनल्टी नहीं लगा सकते। आप मेरे पे सेक्शन 73 की पेनल्टी नहीं लगा सकते। हाँ, मैंने रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं करा है, लॉ के प्रोविजन की कंप्लायंसेस नहीं करी है, तो सेक्शन 125 में जो जनरल पेनल्टी होती है अप टू 25,000 की, वो आप जरूर लगा सकते हो, लेकिन सेक्शन 73 की पेनल्टी आप मेरे पे नहीं लगा सकते। तो आप देखिए, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एग्जांपल में देखिए 20 नवंबर थी, लेकिन मैंने कब फाइल करा, 30 दिसंबर को मैंने रिटर्न फाइल करा। मतलब ड्यू डेट के भी 30 दिनों के बाद में रिटर्न फाइल करा, और जब भी रिटर्न फाइल करा मैंने बिलेटेडली अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी कर दिया और इंटरेस्ट भी साथ में पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब मेरा कोई भी सेल्फ असेस टैक्स नॉट पेड नहीं है। ठीक है, तो नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 की पेनल्टी नहीं लग सकती। हाँ, जनरल पेनल्टी आप मेरे पे जरूर लगा सकते हो अप टू 25,000 की अंडर सेक्शन 125। ओके, नाउ रिकवरी ऑफ सेल्फ असेस टैक्स विदाउट इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, डायरेक्ट रिकवरी अंडर सेक्शन 79। बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कोई सेल्फ असेस्ड मेरी लायबिलिटी है, मतलब मैंने रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं करा, या जीएसटीआर 1 में मैंने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल तो बता दी लेकिन उसका मैंने 3B के साथ में टैक्स का पेमेंट नहीं करा, मतलब ये मेरी सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी है जिसका मैंने पेमेंट नहीं करा। इस लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए डिपार्टमेंट को कोई शो कॉज नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी सेल्फ एडमिटेड लायबिलिटी है। तो यहां डिपार्टमेंट को कोई शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि मैं रीजन बताऊं, वो मेरे को अपॉर्चुनिटी दें कि मैं उनको रीजन बताऊं कि मैं इसका पेमेंट क्यों नहीं करूंगा, जबकि ये लायबिलिटी तो मेरी एडमिटेड है। तो सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी अगर आप पे नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट उसकी रिकवरी के लिए बिना शो कॉज नोटिस दिए डायरेक्ट आपके ऊपर रिकवरी कर सकता है अंडर सेक्शन 79। वर्ड टू वर्ड मैच करवाता हूं, देखिए, रिकवरी ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स है विदाउट इश्यू ऑफ क्या है, शो कॉज नोटिस, बिना उसके रिकवरी कर सकते हैं डायरेक्ट रिकवरी अंडर सेक्शन 79। नाउ लिसन, विदाउट एनी टाइम लिमिट show cause notice can be issued for recovery of any amount collected as tax, order to be passed within 1 year from the date of issue of क्या है, notice। okay, now listen, अगर मैंने कोई भी अमाउंट टैक्स के नाम से कलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट कर लिया, कोई नील रेटेड सप्लाई पे टैक्स के अमाउंट से कलेक्ट कर लिया, या कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, अल्कोहलिक लिकर है, पेट्रोल है, डीजल है, उस पे मैंने जीएसटी के नाम से आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया है। ओके, टैक्स कलेक्ट कर लिया है, तो इस टैक्स की रिकवरी के लिए डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस देना जरूरी है। सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी के लिए शो कॉज नोटिस देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एनी अमाउंट कलेक्टेड इन द नेम ऑफ टैक्स है, अगर उसकी रिकवरी करनी है तो उसके लिए मुझे शो कॉज नोटिस देना जरूरी है। लेकिन विशेष बात है, यहां शो कॉज नोटिस देने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो अगर मैंने कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई पर टैक्स कलेक्ट कर लिया, नील रेटेड पे टैक्स कलेक्ट कर लिया, या कोई होल नॉन टैक्सेबल सप्लाई पर टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर को मुझे शो कॉज नोटिस देना तो जरूरी है, लेकिन उस शो कॉज नोटिस देने की कोई भी क्या नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। विदाउट एनी टाइम लिमिट जब उनको मालूम पड़ेगा वो मुझको क्या दे सकेंगे, शो कॉज नोटिस दे सकेंगे। लेकिन डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है कि जिस भी दिन उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू करा है उसके विद इन 1 ईयर में उनको डिमांड ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। वर्ड टू वर्ड आपको मैच करवा देता हूं, देखिए, विदाउट एनी टाइम लिमिट शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम लिमिट शो कॉज नोटिस आपको इशू कर दिया जाएगा, ऑर्डर टू बी पास्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। लेकिन ऑर्डर तो उन्होंने विद इन 1 ईयर में क्या करना पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 imposed no penalty on same person in respect of same act or same omission under any other provision of this act। यहां पर ये बोल रहे हैं कि मैंने सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में जो भी टैक्स का अमाउंट था, इंटरेस्ट था, पेनल्टी था, उसका मैंने पेमेंट कर दिया। ठीक है ना, मैंने पेमेंट कर दिया, तो अब उसी प्रोसीडिंग में किसी दूसरे सेक्शन में मेरे पे क्या नहीं लगाई जाएगी, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी सेम ओमिशन के लिए, क्योंकि सेम ओमिशन के लिए पेनल्टी 122 में भी दी हुई है।
तो ऐसा नहीं है कि 73 74 में भी पेनल्टी लगाएंगे और सेम एक्ट और सेम ओमिशन के लिए मेरे को अलग सेक्शन में भी क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो यही बात यहां पर बोल रहे हैं कि अगर मैंने 73 74 में पेमेंट कर दिया है तो सेम एक्ट और सेम ओमिशन के लिए किसी अदर सेक्शन में मेरे पे क्या नहीं लगाई जाएगी, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो वर्ड टू वर्ड मैच करवाता हूं। पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 और 74 इम्पोज लगा दी गई है। नो पेनल्टी ऑन सेम पर्सन पे सेम एक्ट के लिए, सेम ओमिशन के लिए, ठीक है ना, नो पेनल्टी लगाई जाएगी अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के किसी और प्रोविजन में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। एग्जांपल भी दे दिया, जैसे 122 125 हो गया है। ओके, यस। सपरेशन मतलब नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न स्टेटमेंट, रिपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट और फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन बीइंग क्या है, आस्क्ड। 74 कब लगता है, जब आपने सपरेशन ऑफ फैक्ट कराओ। सपरेशन का मतलब क्या है, अगर जीएसटी लॉ में कहीं पर भी मुझको रिटर्न फाइल करना था, कोई रिपोर्ट फर्निश करनी थी, कोई इंफॉर्मेशन फर्निश करनी थी या कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करना था, अगर उस इंफॉर्मेशन में, उस रिटर्न में, उस डॉक्यूमेंट में, उस स्टेटमेंट में मैंने नॉन डिक्लेरेशन करा, ठीक है ना, मैंने नॉन डिक्लेरेशन करा तो इसको सपरेशन माना जाएगा। या फिर मैंने वो रिपोर्ट ही फर्निश नहीं करी, वो रिटर्न ही मैंने फर्निश नहीं करा, वो स्टेटमेंट ही मैंने फर्निश नहीं करा, वो इंफॉर्मेशन ही मैंने क्या नहीं करी, फर्निश नहीं करी, या फिर तो फर्निश करी तो उसमें नॉन डिक्लेरेशन करा, या फिर मैंने उसकी क्या नहीं करी, फर्निशिंग ही नहीं करी, तो इसे क्या माना जाएगा, सपरेशन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। और आपको सेक्शन 74 का नोटिस दिया जा सकेगा। वर्ड टू वर्ड देख लो। सपरेशन का मतलब नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट हो गया और इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न स्टेटमेंट, रिपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, और फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन ऑन बीइंग आस्क्ड। अगर आप फेलियर टू फर्निश हो गए या नॉन डिक्लेरेशन हो गए तो उसे सपरेशन माना जाता है। नाउ लिसन, कॉमन पॉइंट फॉर सेक्शन 73 74 ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 74, all proceeding in respect of said notice shall be deemed to be concluded except proceeding under section 132, that is criminal prosecution proceeding shall not be deemed to be concluded। जैसे ही सेक्शन 73 74 में हम टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का पेमेंट कर देते हैं तो उस एक्ट और उस ओमिशन के लिए इस एक्ट की अदर प्रोसीडिंग जो होगी सारी डीम टू बी कंक्लूडेड मान ली जाएगी। फिर उस एक्ट और उस ओमिशन के लिए, सेम एक्ट और सेम ओमिशन के लिए किसी अलग सेक्शन में प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, वो डीम टू बी क्या मान ली जाएगी, कंक्लूडेड मान ली जाएगी। ओके, तो वर्ड टू वर्ड देख लीजिए। ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसे ही आप टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का 73 74 में पेमेंट कर देंगे तो उस सेम एक्ट और सेम ओमिशन के लिए ऑल प्रोसीडिंग जो होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड नोटिस shall be deemed to be concluded मान ली जाएगी एक्सेप्ट 132। 132 होता है प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग। प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग को डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग को। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग है, shall not be deemed to be concluded। तो 132 की प्रोसीडिंग को डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा, बाकी प्रोसीडिंग को डीम टू बी कंक्लूडेड मान लिया जाएगा। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से ये हमारे लिए लास्ट पॉइंट है 73 74 के लिए। नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 73 74 अंडर सेम प्रोसीडिंग ऑन मेन पर्सन दैट इज कंपनी, एग्जांपल इज कंपनी, ओके, ऑन सम अदर पर्सन दैट इज डायरेक्टर। इफ प्रोसीडिंग कंक्लूडेड अगेंस्ट मेन पर्सन, proceeding under section 122 125 deemed to be concluded on other person that is director। ओके, तो अब यहां पर ये बोल रहे हैं जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन पे, किसी मेन पर्सन पे शोकोस नोटिस दिया गया, उस पर प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई, साथ ही साथ सम अदर पर्सन को भी क्या दिया गया, नोटिस दिया गया। जैसे मान लीजिए आपका टैक्स नॉट पेड है कंपनी का, या शॉर्ट पेड है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है, यूटिलाइज है, या एरोनियसली रिफंडेड है, तो कंपनी को क्या दिया गया, किसी प्रोसीडिंग में नोटिस दिया गया, और उसी सेम प्रोसीडिंग के लिए डायरेक्टर को भी क्या दिया गया, नोटिस दिया गया। अब जो मेन पर्सन है कंपनी है, ओके, कंपनी ने 73 74 जिसका भी नोटिस दिया उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया और पेनल्टी का भी क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। जैसे ही आप सेक्शन 73 74 में आप पेमेंट कर देते हो तो उस एक्ट के लिए, उस ओमिशन के लिए इस एक्ट की जो अदर प्रोसीडिंग है उसको भी डीम टू बी कंक्लूडेड मान लिया जाता है। तो अब कंपनी पे अदर सेक्शन के अंदर प्रोसीडिंग को भी डीम टू बी कंक्लूडेड मान लिया जाएगा। अब जो अदर पर्सन है ना, डायरेक्टर, उसके रेस्पेक्ट में भी क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी कंक्लूडेड मान लिया जाएगा।
जब मेन पर्सन पे डीम टू बी कंक्लूडेड मान लिया तो अदर पर्सन पे भी डीम टू बी कंक्लूडेड मान लिया जाएगा। ओके, तो अदर पर्सन पे भी डीम टू बी कंक्लूडेड होगा। देखिए आप, नोटिस अंडर सेक्शन 73 74 दिया गया किसको, मेन पर्सन को, और उसी प्रोसीडिंग के लिए सम अदर पर्सन, मान लो डायरेक्टर को भी दिया गया, नोटिस दिया गया, कंपनी ने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट कर दिया, तो प्रोसीडिंग क्या हो गई, कंक्लूडेड हो गई अगेंस्ट मेन पर्सन। तो मेन पर्सन पे सारी प्रोसीडिंग को कंक्लूडेड मान लिया गया। तो जो अदर पर्सन ना, उस पर भी प्रोसीडिंग को भी डीम टू बी कंक्लूडेड मान लिया जाएगा। बस दो प्रोसीडिंग को डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा, एक तो 129 और एक 130। 129 होता है कन्वेंस या फिर गुड्स का डिटेंशन या सीजर, और 130 में होता है वही गुड्स और कन्वेंस का कॉन्फिस्केशन। तो ये प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं मानी जाएगी। कौन सी, 130 डिटेंशन सीजर ऑफ क्या है, गुड्स और कन्वेंस, और 130 में होता है कॉन्फिस्केशन ऑफ क्या है, गुड्स और कन्वेंस, नॉट डीम टू बी कंक्लूडेड, तो उसको डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये हमने रिवाइज कर लिया। चलिए अब आगे का क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। यस, अब हम आते हैं सेक्शन 75 पे, जनरल प्रोविजन। इशू ऑफ शोकॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर इज स्टेड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, सच पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, सेक्शन 74 सब सेक्शन 2, ओके, 73 सबसेक्शन 10 और 74 सबसेक्शन 10। यहां पर यह कहा गया है कि अगर शोकॉज नोटिस इशू करने पे स्टे लगा हुआ है या डिमांड ऑर्डर पास करने में स्टे लगा हुआ है, तो शोकॉज नोटिस इशू करने की भी टाइम लिमिट दी है 73 74 में, और डिमांड ऑर्डर पास करने की भी टाइम लिमिट दी गई है। तो जितने भी समय का स्टे लगा हुआ है उतना समय, ओके, उतना समय शोकॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा या डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एक्सक्लूड करने का मतलब है उतना समय आपको एडिशनल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वर्ड टू वर्ड देख लो, इशू ऑफ शोकॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर जो भी केस है इज स्टेड बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, सच पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब है एडिशनल प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर शोकॉज नोटिस इशू करने में स्टे लगा हुआ है तो जितना भी शोकॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट 73(2) या 74(2) में दिया है उतना समय एडिशनल हो जाएगा। या डिमांड ऑर्डर पास करने में क्या लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, तो जितना भी समय डिमांड ऑर्डर पास करने के लिए दिया है उतना समय उसमें और एडिशनल क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नाउ लिसन, notice issued under section 74 subsection 1, charges for fraud etc not established in court or tribunal, notice deemed to be issued under section 73 subsection 1, no fresh notice required under section 73 subsection 1, determination of liability in respect of period covered under 73 subsection 2 only। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी पर्सन को सेक्शन 74 का नोटिस दिया गया, शोकॉज नोटिस दिया गया, उस पे चार्जेस लगाए गए फ्रॉड के, सप्रेशन ऑफ फैक्ट के, विलफुल मिस स्टेटमेंट के, इवेजन ऑफ टैक्स के, लेकिन ये कोई भी चार्जेस, ठीक है, जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल में एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, कोर्ट और ट्राइब्यूनल में एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, मतलब डिमांड तो है, टैक्स नॉट पेड तो है, टैक्स शॉर्ट पेड तो है, लेकिन रीजन फ्रॉड का एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, विलफुल मिस स्टेटमेंट का रीजन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो वो जो नोटिस 74 का दिया गया था, आज उसी नोटिस को 73 का नोटिस मान लेंगे। कोई अलग से नोटिस देने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो नोटिस दिया गया है उसी नोटिस को मान लेंगे कि वो नोटिस 73 का दिया गया है। अब डिमांड ऑर्डर पास किया जाएगा, लेकिन अब खास बात यह है, आपको ध्यान है 74 में डिमांड ऑर्डर तो 5 साल तक पास किया जा सकता है, ओके, मतलब ज्यादा फाइनेंशियल ईयर का डिमांड ऑर्डर निकाला जा सकता है, लेकिन 73 में तो डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट तो कितनी होती है, 3 साल ही होती है, मतलब कम फाइनेंशियल ईयर की आप डिमांड क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो। तो जब अब जो नोटिस है उसको अपन ने 73 का नोटिस मान लिया, तो अब जो डिमांड रेज की जाएगी वो सिर्फ उन्हीं फाइनेंशियल ईयर की डिमांड रेज की जा सकेगी जिन फाइनेंशियल ईयर के लिए वो नोटिस विद इन टाइम लिमिट में क्या हो गया है, इश्यू हो गया है, विद इन टाइम लिमिट में क्या हो गया, इश्यू हो गया। जैसे कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल माने, कोई नोटिस 11 नवंबर 2024 को इशू किया गया, 11th ऑफ नवंबर 2024 को क्या किया गया, शोकॉज नोटिस इशू किया गया था, ओके, और इस नोटिस से
प्रॉपर ऑफिसर ने आप पे डिमांड करी थी, प्रॉपर ऑफिसर ने आप पे क्या करी थी, डिमांड करी थी, और वो डिमांड करी थी मान लीजिए कौन से फाइनेंशियल ईयर की, 19-20 मान ले क्या, तो नहीं 20-21 मानते हैं, 22-23 और 24, चलिए 20-21 की उन्होंने क्या करी, डिमांड करी, इस फाइनेंशियल ईयर की, इस फाइनेंशियल ईयर की आप पे डिमांड रेज करी। आपको मालूम है इस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 है, 2021 है। तो ये नोटिस 74 का दे दिया गया, विद इन 4 years and 6 months दे दिया गया। अब बाद में चार्जेस ऑफ फ्रॉड जो थे वो एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाए, तो इसी शोकॉज नोटिस को अब क्या माना जाएगा, ये 73 का नोटिस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस फाइनेंशियल ईयर का 20-21 का नोटिस इस डेट को इशू किया जा सकता था क्या? आपको मालूम है ना नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट 73 में कितनी है, 2 साल 9 महीने। 2 साल 9 महीने कब से, जब एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से। तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 2 साल गिनेंगे, 21 से 22-23 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके लिए 30 नवंबर 2024 आएगा, ठीक है, 30 नवंबर 24। लेकिन ये नोटिस तो बाद में इशू किया गया है, इसका मतलब इस ईयर की आप डिमांड क्या नहीं कर पाओगे, रेज नहीं कर पाओगे। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि पहले तो नोटिस 74 का दिया गया, लेकिन उस नोटिस को 73 का मान लिया गया, अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है। 73 का मान तो लिया गया है, लेकिन आप अब उन्हीं फाइनेंशियल ईयर की डिमांड को रेज कर सकते हो जिस फाइनेंशियल ईयर के आपको नोटिस इस टाइम लिमिट में क्या हो गया हो, इश्यू हो गया हो। जो इस टाइम लिमिट में इश्यू नहीं हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर की डिमांड को आप क्या नहीं कर पाओगे, रेज नहीं कर पाओगे। जैसे अपने वाले एग्जांपल में रेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर की शोकॉज नोटिस देने की लास्ट टाइम लिमिट क्या थी, ये थी, ओके, ये थी, और जो नोटिस इशू हुआ है वो बाद में इशू हुआ है। तो इस ईयर की अब डिमांड क्या नहीं कर सकते, रेस नहीं कर सकते। ओके, वर्ड टू वर्ड मैच करवाऊं आपको, तो देखो नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 74 हुआ, चार्जेस फॉर फ्रॉड एक्सेट्रा नॉट एस्टेब्लिश्ड इन कोर्ट और ट्राइब्यूनल, चार्जेस एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, तो उसी नोटिस को नोटिस डीम टू बी इशूड अंडर सेक्शन 73 मान लिया जाएगा। अलग से कोई फ्रेश नोटिस देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, अब डिटर्मिनेशन ऑफ क्या होगा, लायबिलिटी होगा, लेकिन ये डिटर्मिनेशन सिर्फ उन्हीं पीरियड का होगा जिन पीरियड के लिए नोटिस 73(2) की टाइम लिमिट में इश्यू हो गया है, उनके लिए तो हो जाएगा, और जिनके लिए नहीं हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर की डिमांड को रेज नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ लिसन, ऑर्डर रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके, अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो such order shall be passed within 2 years from the date of communication of said direction. Time limit under section 73 subsection 10 और 74 subsection 10 shall not apply. यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर अपीलेट ऑथोरिटी की डायरेक्शन की वजह से प्रॉपर ऑफिसर को डिमांड ऑर्डर पास करना पड़ रहा है, या अपीलेट ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन की वजह से प्रॉपर ऑफिसर को डिमांड ऑर्डर पास करना पड़ रहा है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन की वजह से डिमांड रेस करनी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में अब जब प्रॉपर ऑफिसर आपकी डिमांड रेस करेगा तो उसके ऊपर 73 सबसेक्शन 10 में जो टाइम लिमिट दी गई थी 3 साल, और 74 में जो 5 साल की टाइम लिमिट दी गई थी वो टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, अगर कोर्ट की, अपीलेट ऑथोरिटी या ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन से डिमांड रेस की जा रही है तो 73-74 में दी गई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है कि जब ट्राइब्यूनल डायरेक्शन दी तो 3 साल और 5 साल ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके होंगे, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन आ रही है तो पीओ तो डिमांड रेस करेगा, तो ऐसी स्थिति में पीओ को डिमांड रेस करने के लिए टाइम लिमिट दिया गया है 2 साल। कब से, जब ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पीओ को कम्युनिकेट होता है, वहां से कितने साल है, 2 साल है। जैसे कि मान लीजिए, बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, 74 का शोकॉज नोटिस इश्यू हुआ, ठीक है, और अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर यह तय किया गया कि कोई भी चार्जेस फॉर फ्रॉड एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, और उसको 73 का क्या मान लिया गया, शोकॉज नोटिस मान लिया गया। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, डिमांड रेस करेगा अंडर सेक्शन 73, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है कि जब ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन आई थी कि कोई भी चार्जेस ऑफ फ्रॉड एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो एज पर 73 डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट जो थी वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी होगी, तो इसलिए अब प्रोविजन कह रहा है कि अब पीओ को कितने साल मिलेंगे,
2 साल मिलेंगे कब से? डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जब उसको ट्राइब्यूनल का या अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर रिसीव हुआ, वहां से 2 साल मिलेंगे डिमांड ऑर्डर को रेज करने के लिए। वर्ड टू वर्ड मैच करवाता हूं, देखिए, ऑर्डर रिक्वायर्ड टू बी इशूड, डिमांड ऑर्डर पास करना पड़ रहा है इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो कितने समय में डिमांड ऑर्डर पास होगा? सच ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर शैल बी पास्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सेड डायरेक्शन। मतलब जो 73 सबसेक्शन 10 में जो 3 साल की टाइम लिमिट थी, या 74 सबसेक्शन 10 में जो 5 साल की टाइम लिमिट थी, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। अर्लियर आपको नोटिस दिया था 74 का, लेकिन चार्जेस ऑफ फ्रॉड एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, और उसी नोटिस को क्या मान लिया गया? 73 का नोटिस मान लिया गया। तो अब पीओ क्या करेगा? डिमांड ऑर्डर पास करेगा। तो ऐसी स्थिति में अब वो कितने साल में डिमांड ऑर्डर पास कर सकेगा? 2 साल के अंदर अंदर। डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डायरेक्शन, जब अपीलेट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन आई ना कि कोई भी चार्जेस ऑफ फ्रॉड एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो वहां से वो 2 साल के अंदर अंदर पीओ आप पे क्या कर सकेगा? डिमांड ऑर्डर पास कर सकेगा। ओके। अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन ऑर्डर शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस। बहुत बढ़िया बात है। 73 या 74 की प्रोसीडिंग करने के लिए पहले शोकोस नोटिस देना पड़ता है, और शोकोस नोटिस में टैक्स का अमाउंट स्पेसिफाइड करना पड़ता है कि इतना टैक्स का अमाउंट आप क्यों पे नहीं करेंगे। अलोंग विथ इंटरेस्ट का अमाउंट होता है और अलोंग विथ पेनल्टी का अमाउंट होता है। तो जितना भी अमाउंट आपको शोकोस नोटिस में दिया गया था, 73 या 74 के शोकोस नोटिस में जितना भी टैक्स का अमाउंट दिया गया, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया गया, पेनल्टी का अमाउंट दिया गया है, उससे ज्यादा अमाउंट का टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी का डिमांड ऑर्डर पास नहीं हो सकता। तो जितना शोकोस नोटिस में अमाउंट मेंशन है, उससे ज्यादा अमाउंट की डिमांड ऑर्डर क्या नहीं कर सकता? प्रॉपर ऑफिसर पास नहीं कर सकता। वर्ड टू वर्ड देख लो, अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन ऑर्डर, ऑर्डर में जो टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट है, शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस, वो नोटिस के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया पॉइंट अब पढ़ा रहा हूं। नो डिमांड शैल बी कंफर्म्ड ऑन द ग्राउंड अदर देन ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन, क्या है? नोटिस। बहुत बढ़िया बात है। जब हमने आपको शोकोस नोटिस दिया था, तो हमने आपको डिमांड के ग्राउंड बताए होंगे कि आपने टैक्स नॉट पेड है या शॉर्ट पेड है, तो हमने आपको उसके ग्राउंड बताए होंगे शोकोस नोटिस में। फिर प्रॉपर ऑफिसर आपका क्या करेगा? डिमांड ऑर्डर पास करेगा। जब वो प्रॉपर ऑफिसर डिमांड ऑर्डर पास करेगा, तो वो अदर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकता। वो सिर्फ उन्हीं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिमांड ऑर्डर पास कर सकता है जिन ग्राउंड के लिए उसने आपको शोकोस नोटिस दिया था। अगर वो दूसरे ग्राउंड के बेसिस पे डिमांड ऑर्डर पास करना चाहता है, तो उसके लिए उसे पहले शोकोस नोटिस विद इन टाइम लिमिट क्या करना पड़ेगा? इशू करना पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया बात है। वर्ड टू वर्ड देख लो, नो डिमांड शैल बी कंफर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स अदर देन ग्राउंड स्पेसिफाइड इन नोटिस। नोटिस में जो ग्राउंड है, उसके अलावा दूसरे ग्राउंड पे डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अगर करना है तो सेपरेट शोकोस नोटिस अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 73 या 74 रिक्वायर्ड टू बी इशूड रहेगा फॉर रेजिंग डिमांड इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर ग्राउंड। अलग से आपको शोकोस नोटिस विद इन टाइम लिमिट इशू करना पड़ेगा। ओके। नाउ appellate authority, appellate tribunal or court modify the amount of tax determined by PO, amount of interest and penalty shall stand modify accordingly। बहुत बढ़िया प्रोविजन है, सिंपल है। ये कह रहे हैं, मान लीजिए डिमांड ऑर्डर पास हो गया और कल पर्सन अपील में चला गया, अपीलेट अथॉरिटी में चला गया, अपीलेट क्या चला गया? ट्राइब्यूनल के अंदर चला गया, और वहां पर टैक्स का अमाउंट चेंज हो गया, कम हो गया या बढ़ गया। अगर जो टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई हो जाता है, तो फिर आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी भी क्या होगी? मॉडिफाई होगी। क्योंकि पेनल्टी भी जो लगती है 73 में कितनी लगती है? 10% ऑफ टैक्स की है, और 74 में भी कितनी लगती है? 100% ऑफ टैक्स अमाउंट की लगती है। तो अगर टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई होगा, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट भी क्या होगा? मॉडिफाई हो गई होगा। वर्ड टू वर्ड देख लो, अपीलेट अथॉरिटी लिखा है, ट्राइब्यूनल और कोर्ट लिखा है। मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड बाय पीओ, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल स्टैंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। ओके। नाउ लिसन, एक बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। इंटरेस्ट शैल बी पेबल इवन नॉट स्पेसिफाइड इन डिमांड ऑर्डर। आपको शोकोस नोटिस आया, शोकोस नोटिस में आपसे पूछा गया, ये जो टैक्स अमाउंट हमने स्पेसिफाई करा, इसका पेमेंट क्यों नहीं करोगे? अलोंग विथ इंटरेस्ट का अमाउंट देंगे, अलोंग विथ किसका देंगे? आपको पेनल्टी का अमाउंट भी दिया जाएगा, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बताने की कि इस अमाउंट का पेमेंट क्यों नहीं करेंगे।
फिर प्रॉपर ऑफिसर आप पे क्या करेगा, विद इन टाइम लिमिट डिमांड ऑर्डर पास करेगा। मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर ने जब डिमांड ऑर्डर पास करा, उसमें उसने इंटरेस्ट मेंशन ही नहीं करा, उसमें उसने इंटरेस्ट मेंशन नहीं करा, अगर नहीं भी करा है तो भी इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। डजेंट मैटर कि प्रॉपर ऑफिसर ने डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया है, वर्ड टू वर्ड आप मैच कर लो। इंटरेस्ट शैल बी पेबल, आपको इंटरेस्ट तो भी पे करना ही पड़ेगा, इवन नॉट स्पेसिफाइड इन क्या हो, डिमांड ऑर्डर हो। If no demand order issued within time specified under subsection 10, proceeding deemed to be concluded। बड़ा सिंपल प्रोविजन है, आपको 73, 74 दोनों ही सेक्शन के अंदर डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट दी गई थी, शोकोस नोटिस की भी दी गई थी और डिमांड ऑर्डर पास करने की भी दी गई थी। अगर विद इन टाइम पीरियड आप शोकोस नोटिस इशू नहीं करोगे तो भी आप डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अगर शोकोस नोटिस आपने टाइम लिमिट में इशू कर दिया लेकिन डिमांड ऑर्डर आपने विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं करा तो भी आप डिमांड रेज नहीं कर पाओगे और प्रोसीडिंग को डीम टू बी क्या मान लिया जाएगा, कंक्लूडेड मान लिया जाएगा। वर्ड टू वर्ड मैच कर लो। इफ नो डिमांड ऑर्डर इशूड विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 10, प्रोसीडिंग डीम टू बी क्या हो जाएगी, कंक्लूडेड हो जाएगी। ओके अब इसके बाद जो पॉइंट कर रहे हैं बड़ा लॉजिकल और बहुत ही सिंपल सा क्या है पॉइंट है, आइए देखिए। ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, अपीलेट ऑथोरिटी एंड पेंडिंग बिफोर अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपील पेंडिंग बिफोर अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके, above period shall be excluded in computing time period for passing demand order provided show cause notice has been issued within time specified under subsection 2। ये यहां पर ये कह रहे हैं, आप मान लीजिए मेरे केस में अपीलेट ऑथोरिटी में ऑर्डर आया जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या था, रेवेन्यू था। प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब वहां पर डिपार्टमेंट की हार हुई, लेकिन डिपार्टमेंट ने हार मानी नहीं, डिपार्टमेंट ने हायर ऑथोरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या कर दी, अपील कर दी। ओके, लेकिन लोअर ऑथोरिटी में क्या करे हुए, हारे हुए। अब आपका केस है, अब आपके केस में सेम ग्राउंड पे वो आपसे डिमांड करना चाहते हैं, लेकिन करे कैसे, डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी अपीलेट ऑथोरिटी के अंदर तो क्या करा हुआ है, हारा हुआ है। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, यहां एक प्रोविजन का, जिस समय डिपार्टमेंट अपीलेट ऑथोरिटी में हारा और जिस समय अपीलेट ट्राइब्यूनल में जीता, इतना समय जो है, इतना समय है वो आपके केस में डिमांड ऑर्डर पास करने के टाइम लिमिट में एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब एडिशनल प्रोवाइड कर देंगे कि कल अपीलेट ट्राइब्यूनल में डिपार्टमेंट जीत जाती है तो मेरे से तो डिमांड वो कर ही लेंगे क्योंकि मेरा केस तो वैसे ही पेंडिंग था, वो आपसे भी क्या कर लेंगे, वो डिमांड कर लेंगे क्योंकि इतना समय उनको क्या मिलेगा, डिमांड ऑर्डर पास करने के लिए एडिशनल मिलेगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपको उन्होंने शोकोस नोटिस विद इन टाइम लिमिट क्या कर दिया हो, इशू कर दिया हो। डिमांड तो वो बाद में पास कर देंगे जब अपीलेट ट्राइब्यूनल में जीतेंगे, लेकिन शोकोस नोटिस उन्होंने जरूर आपको टाइम लिमिट में क्या कर दिया, इशू कर दिया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डिपार्टमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल में तो हार गया लेकिन हाई कोर्ट में क्या कर दी, अपील कर दी। तो जिस दिन अपीलेट ट्राइब्यूनल में हारा और जिस दिन हाई कोर्ट में जीतना, इतना समय जो है वो आपके केस में डिमांड ऑर्डर पास करने के टाइम लिमिट में क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड शोकोस नोटिस विद इन टाइम लिमिट क्या कर दिया, इशू कर दिया। वन मोर एग्जांपल, डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में तो हार गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जीत गया। तो जिस दिन हाई कोर्ट में हारा और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जीता, इतना समय आपके केस में डिमांड ऑर्डर पास करने के टाइम लिमिट में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आपको शोकोस नोटिस विद इन टाइम लिमिट इशू कर दिया हो। तो आप देखिए ये अपीलेट ऑथोरिटी में हारे, कैसे हारे, लिखा है ना, ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, और अब कहां जीते, अपीलेट ट्राइब्यूनल में जीते। तो ये जितना भी समय इनको क्या करा, लगा, यहां तो हारे और यहां पर क्या करे, जीते, जितना भी समय लगा ये इतना समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपके केस में डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट में, प्रोवाइडेड शोकोस नोटिस टाइम लिमिट में क्या कर दिया हो, इशू कर दिया हो। अब आप इसको ऐसा समझ सकते हो, अपीलेट ट्राइब्यूनल में तो हार गए थे लेकिन हाई कोर्ट में जीत गए, तो जितना समय ये लगा इतना समय आपके केस में डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड शोकोस नोटिस विद इन टाइम लिमिट में आपको इश्यू कर दिया हो। या फिर ऐसा, हाई कोर्ट में हार गया था डिपार्टमेंट और सुप्रीम कोर्ट में जीत गया, तो जितना समय उसको यहां लग गया उतना समय आपके केस में डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट में एक्सक्लूड कर देंगे, एडिशनल प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइडेड आपको विद इन टाइम लिमिट शोकोस नोटिस क्या कर दिया गया हो,
इशू कर दिया गया हो। तो बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्या था, पॉइंट था, बड़ी सिंपल सा डायग्राम से हमने क्या कर लिया, समझ लिया। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं अंडर सेक्शन 76, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस विदाउट एनी टाइम लिमिट, इश्यू ऑफ डिमांड ऑर्डर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। ऑलरेडी आपको बताया था, अगर आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट कर लिया है इन द नेम ऑफ टैक्स, जैसे एग्जेम्प्ट सप्लाई पे ले लिया, नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे ले लिया, नील रेटेड सप्लाई पे ले लिया, अगर टैक्स के अमाउंट से ले लिया तो वो आपको सरकार को ड्यू डेट तक जमा करा देना था। ठीक है, अगर आपने ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया तो डिपार्टमेंट आपको विदाउट एनी टाइम लिमिट कितने ही साल बाद आपको शो कॉज नोटिस दे सकता है। ठीक है, डिमांड ऑर्डर पास करने के लिए शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन विदाउट एनी टाइम लिमिट वो आपको क्या दे सकेगा, शो कॉज नोटिस दे सकेगा। ठीक है, शो कॉज नोटिस तो विदाउट एनी टाइम लिमिट दे सकेगा, लेकिन डिमांड ऑर्डर उसको विद इन 1 ईयर में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। विद इन 1 ईयर में उसको डिमांड ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ओके, यस यस। अगला देखिए, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18% per annum फ्रॉम द डेट सच अमाउंट वाज कलेक्टेड टिल द डेट सच अमाउंट इज पेड। नॉर्मली जीएसटी में क्या है, अगर आप ड्यू डेट तक टैक्स जमा नहीं कराते हो तो उसके अगले दिन से इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाता है। रेट रहती है 18% per annum। जैसे मान लीजिए आपकी टैक्स जमा कराने की ड्यू डेट क्या है, 20 नवंबर है, जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती है वही टैक्स जमा कराने की डेट होती है। तो अगर आपने 20 नवंबर को टैक्स जमा नहीं कराया तो 21 नवंबर से ब्याज का मीटर चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट कर लिया टैक्स के नाम से, अल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, कोई होली एग्जेम्प्ट सप्लाई है उस पे भी आपने टैक्स का कलेक्ट कर लिया और ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो ब्याज तो लगेगा। लेकिन अब इस केस में ब्याज 21 नवंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अब इस केस में ब्याज जिस दिन आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई पे वो जीएसटी कलेक्ट कर लिया था, वो उसी दिन से ब्याज का मीटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और कब तक चलेगा, जब तक आप सरकार को वो टैक्स जमा नहीं करा देते। तो 21 नवंबर से ब्याज का मीटर स्टार्ट नहीं होगा, आपका ब्याज का मीटर उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन आपने टैक्स के नाम से वो अमाउंट क्या कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था। वर्ड टू वर्ड मैच कर लो। देखो, इंटरेस्ट है 18% पर एनम है, सेक्शन 50 है, किस दिन से, फ्रॉम द डेट सच अमाउंट वाज कलेक्टेड, जिस दिन कलेक्ट करा उसी दिन से, ड्यू डेट के अगले दिन से नहीं। ये मैंने लिख दिया, नॉट फ्रॉम ड्यू डेट, ड्यू डेट से नहीं, जिस दिन कलेक्ट कर लिया उसी दिन से। और कब तक, जब तक आप टैक्स जमा नहीं करा देते तब तक। ओके, हो गया सेक्शन 76। अब जो डिमांड रिकवरी में पार्ट है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, कम समय में होने वाला। सेक्शन 77, टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू गवर्नमेंट। ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी पेड ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई, सब्सिक्वेंटली हेल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई, ओके, बाय टैक्स पेयर हिमसेल्फ और बाय टैक्स ऑफिसर इन एनी प्रोसीडिंग। ये बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तरीके से समझिए कि पर्सन ने किसी सप्लाई को पहले इंट्रास्टेट सप्लाई समझ के उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करके सरकार को जमा करा दिया। सब्सिक्वेंटली मालूम पड़ा कि वो सप्लाई तो इंट्रास्टेट थी। अब सब्सिक्वेंटली कैसे मालूम पड़ा, या फिर तो उस पर्सन को, टैक्सेबल पर्सन को खुद से ही मालूम पड़ गया, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने किसी प्रोसीडिंग में डिटरमाइन हुआ कि वो सप्लाई इंट्रा नहीं थी, वो सप्लाई क्या थी, इंटर थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में कुछ खास नहीं होगा। अब आपको आईजीएसटी क्या कर देना है, पे कर देना है, करेक्ट टैक्स का पेमेंट कर दो, कोई ब्याज नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और जो रॉन्ग टैक्स आपने पेमेंट करा था, सीजीएसटी एसजीएसटी, उसका आप क्या ले लीजिए, रिफंड ले लीजिए। लेकिन पहले आपको करेक्ट टैक्स का पेमेंट करोगे, उसी के बाद में आप उसका क्या ले सकोगे, रॉन्ग टैक्स का रिफंड ले सकोगे। तो वर्ड टू वर्ड आप मैच कर लो। देखिए, टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड हो गया और पेड भी कर दिया, तो आपने सीजीएसटी एसजीएसटी जमा करा दिया, उसको इंट्रास्टेट सप्लाई मान के। लेकिन सब्सिक्वेंटली का मतलब है टैक्स पेयर हिमसेल्फ या फिर टैक्स ऑफिसर ने किसी प्रोसीडिंग में डिटरमाइन करा कि वो सप्लाई तो इंट्रास्टेट थी। तो सबसे पहले तो आपको करेक्ट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, और ये पेमेंट करने के बाद में रॉन्ग टैक्स का आप क्या ले सकोगे, रिफंड ले सकोगे। बहुत ही सिंपल सी क्या है बात है। ओके, सेक्शन 78, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, अमाउंट पेबल इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, एल्स रिकवरी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड। यहां पर ये कह रहे हैं, जब भी आप पे डिमांड ऑर्डर पास हो जाता है,
ठीक है, तो आपको उसके विद इन 3 मंथ्स में क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। और अगर आप विद इन 3 मंथ्स में पेमेंट नहीं करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 79 में जो रिकवरी के मैकेनिज्म दिए हैं वो आप पे रिकवरी प्रोसीडिंग क्या कर देगा, इनिशिएट कर देगा। तो आपको विद इन 3 मंथ्स में आपको डिमांड क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। वर्ड टू वर्ड देख लो, ये देखो अमाउंट पेबल है इन परसेंस ऑफ डिमांड ऑर्डर, कितने समय में, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड ऑर्डर के 3 महीने में करना है, एल्स नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। प्रॉपर ऑफिसर इन इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर टू मेक पेमेंट विद इन सच पीरियड लेसर देन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ कवर करा हुआ है, सब कुछ कवर करा है, छोटी से छोटी बात भी कवर करी हुई है। और इस तरीके से कि अब जब आप रीड करेंगे तो ये चैप्टर आपसे 15 मिनट में प्रिपेयर हो जाएगा, और ऐसे चैप्टर 1 घंटे में आप 4-4 प्रिपेयर कर सकेंगे, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, नोट्स की वजह से। तो आपको क्या करना है, 2 बार इनको रीड करना है। अब आगे का प्रोविजन क्या बोल रहा है, प्रॉपर ऑफिसर इन रेवेन्यू को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, तो इन इंटरेस्ट ऑफ क्या है, रेवेन्यू, वो आपको 3 महीने से भी कम का समय बोल सकता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है, मतलब 3 महीने का भी समय नहीं देगा, वो 3 महीने से भी कम के समय में आपको बोल सकता है पेमेंट करने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में उसे पहले रीजंस क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और वो ऐसा तभी करेगा जब वो क्या हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ क्या हो, रेवेन्यू। वर्ड टू वर्ड आप मैच कर लो, देखो ये लिखा है रीजन टू बी रिकॉर्डेड है, और प्रॉपर ऑफिसर इन इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर टू मेक पेमेंट विद इन सच पीरियड लेसर देन क्या है, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 महीने से भी पहले पेमेंट करने के लिए वो कह सकता है। सेक्शन 79 रिकवरी के क्या क्या मैकेनिज्म है, बेसिकली ये आपके पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें एक मैं बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पे कोई डिमांड ऑर्डर पास हुआ है, तो वो मेरी रिकवरी, मेरा जो दूसरा जीएसटीएन है ना, सेम पेन पे जो दूसरा जीएसटीएन है या दूसरे स्टेट में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, उससे भी क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। मतलब सेम पेन पे जो दूसरा जीएसटीएन है या दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है, तो मेरी डिमांड वो आप दूसरे जीएसटीएन से भी क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। बाकी तो गार्निशी प्रोसीडिंग, बॉन्ड एग्जीक्यूटेड मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से, ओके, प्रॉपर्टी बेच के, गुड्स आपके बेच के, तो वो तो जनरल है, कभी पूछा जाता नहीं है। हाँ जी, सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफिसर एम्पावर्ड टू रिकवर्ड, एसजीएसटी यूटीजीएसटी ऑफिसर एम्पावर्ड टू रिकवर सीजीएसटी ड्यूज। जब सीजीएसटी ऑफिसर क्या करेगा, रिकवरी करेगा, तो माना जाएगा कि वो एसजीएसटी ऑफिसर के एसजीएसटी के लिए भी क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो एक ही ऑफिसर, सेक्शन 6 होता है क्रॉस एम्पावरमेंट का, तो सब सीजीएसटी ऑफिसर जब क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, तो वो एज ए एसजीएसटी ऑफिसर भी क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो वो सिर्फ सेंट्रल के नहीं, स्टेट के ड्यूज भी क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो एक ही अथॉरिटी क्या करेगी, रिकवर करेगी। अपॉर्शनमेंट इन प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट ड्यू टू ईच गवर्नमेंट, और अगर पूरी रिकवरी नहीं हो पाती है, ठीक है, तो वो रिकवरी दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों में क्या कर दिया जाएगा, अपॉर्शन कर दिया जाएगा, इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में, जितना जितना क्या है दोनों की ड्यूज है, उस रेशियो में दोनों में क्या कर दिया जाएगा, अपॉर्शनमेंट कर दिया जाएगा। ओके, नाउ सेक्शन 80 पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्सेबल पर्सन, कमिश्नर में एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट और अलाउ पेमेंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट नॉट एक्सीडिंग 24 मंथ्स along with interest under section 50 at the rate of 18% per annum other than self assessed tax liability। देखिए, आप पे डिमांड ऑर्डर पास करा, तो आप एप्लीकेशन करके कमिश्नर से कह सकते हो कि मेरे को ज्यादा समय क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो, मेरे को एक्सटेंशन ऑफ क्या दे दो, टाइम दे दो पेमेंट करने के लिए, या फिर ये जितना ड्यूज निकाला है इसकी आप मेरी इंस्टॉलमेंट बना दो। अगर इंस्टॉलमेंट बनेगी तो यहां मंथली बनेगी, और 24 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट कमिश्नर नहीं बना सकता, और मंथली ही बनाएगा, क्वार्टरली नहीं बना सकता। तो हमें एप्लीकेशन करनी होगी, एप्लीकेशन से हम एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कमिश्नर हमें एक्सटेंशन देता है या इंस्टॉलमेंट अलाउ करता है, मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो दोनों ही केस में हमको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और खास बात यह है, जो सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी होती है उसके लिए वो कभी हमें एक्सटेंशन नहीं दे सकता, और उसके लिए कभी भी हमें इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं कर सकता। ओके, उसके लिए कभी भी एक्सटेंशन और इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं कर सकता। वर्ड टू वर्ड आप मैच कर लो। देखो, एप्लीकेशन लिखा है बाय टैक्सेबल पर्सन, कमिश्नर में चाहे तो एक्सटेंड कर दे टाइम या फिर अलाउ कर दे पेमेंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और मैक्सिमम कितनी, चॉइस।
एक्सटेंशन दे या मंथली इंस्टॉलमेंट करे, दोनों ही केस में इंटरेस्ट तो मेरे को देना ही पड़ेगा। और सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी के केस में क्या नहीं हो सकता, एक्सटेंशन और इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती। नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट और अलाउिंग पेमेंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट, ऑलरेडी डिफॉल्टेड एनी अमाउंट फॉर विच रिकवरी प्रोसीडिंग इज ओन or amount is less than 25,000 under CGST Act, default in payment of any one installment on its due date, the whole outstanding balance on such date shall become due and liable for recovery। यहां पर ये कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन कर भी दोगे तो भी हम आपको कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे या कोई भी आपको मंथली इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं करेंगे। पहला तो केस ये है कि अगर आप पे ऑलरेडी रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब आपके कोई ड्यूज थे जिसका आपने खुद ने पेमेंट नहीं करा, तो हमने आप पे रिकवरी प्रोसीडिंग ऑलरेडी इनिशिएट कर रखी है और आज आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा, जहां आपके ड्यूज का अमाउंट, CGST ड्यूज का अमाउंट क्या है, 25,000 रुपए से कम है, तो वहां पर भी हम आपको इंस्टॉलमेंट या एक्सटेंशन ऑफ टाइम अलाउड नहीं करेंगे। और तीसरा, आपको मान लीजिए आपको इंस्टॉलमेंट अलाउ करी, आप पे इंस्टॉलमेंट आई और आपने उसके पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया। अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट कर दी, तो उसके आगे आने वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, उन सभी इंस्टॉलमेंट को मान लिया जाएगा कि वो आज सभी की सभी आज ही ड्यू हो चुकी है और आपने उसका पेमेंट नहीं करा है, और फिर वो क्या कर सकेंगे, आप पे रिकवरी कर सकेंगे। तो वर्ड टू वर्ड देखो, मैच कराता हूं। नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और ना ही आपको मंथली इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिलेगी अगर ऑलरेडी आप पे रिकवरी प्रोसीडिंग क्या है, ऑन है, या फिर अमाउंट 25,000 रुपए से कम है, या फिर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो जितनी भी बाकी के आउटस्टैंडिंग क्या है, बैलेंस है आपका, वो उसी ड्यू डेट पे क्या हो जाएंगे, आप पे क्या हो जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे और आप पे रिकवरी प्रोसीडिंग क्या कर दी जाएगी, इनिशिएट कर दी जाएगी। सेक्शन 81, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस, पर्सन ऑन whom any amount is due create a charge on property that is sale, mortgage, exchange, transfer for defrauding the government revenues, such charge or transfer shall be void, ठीक है, except for adequate consideration in good faith without notice of pendency of proceeding or with prior permission of proper officer। ये कह रहे हैं कि किसी भी टैक्सेबल पर्सन पे कोई भी क्या है, ड्यूज है, GST में कोई ड्यूज है और उसने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के रेवेन्यू को डिफ्रॉड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, उसने मॉर्गेज रख दिया प्रॉपर्टी को। पर्पस क्या था, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को डिफ्रॉड करने का था, क्योंकि उस पे ड्यूज हो चुके थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि ड्यू होने के बाद में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को चार्ज क्रिएट कर देते हो, सेल से, मॉर्गेज से, ट्रांसफर से, एक्सचेंज से, तो हम उसको क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे, हम उसको वॉइड मानेंगे। ओके, हाँ, इस बात का एक्सेप्शन है कि हम वॉइड नहीं मानेंगे अगर वो चार्ज जो था वो एडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए था, आपने प्रॉपर ऑफिसर से क्या ले ली थी, परमिशन ले ली थी, गुड फेथ में था, या फिर आपको मालूम ही नहीं था कि आप पे कोई प्रोसीडिंग क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, तो आपने परमिशन लेके कर लिया, गुड फेथ में कर लिया, एडिक्वेट कंसीडरेशन पे कर लिया, या आपको प्रोसीडिंग पेंडिंग है इसका आपको मालूम ही नहीं था, तो फिर उस केस में क्या होगा, वॉइड नहीं होगा। वर्ड टू वर्ड मैच करना चाहोगे तो देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड हो जाएगी अगर आप पे कोई भी क्या है, ड्यू है, आपने चार्ज क्रिएट कर लिया प्रॉपर्टी पे, सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज, ट्रांसफर करके, क्यों, आपको डिफ्रॉडिंग करना है गवर्नमेंट रेवेन्यू को, तो वो चार्ज जो है क्या होंगे, वॉइड होंगे। लेकिन वो वॉइड नहीं होगा अगर वो चार्ज एडिक्वेट कंसीडरेशन पे करा, गुड फेथ में करा, आपको मालूम ही नहीं था कि पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग है, या फिर आपने पहले ही प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन ले ली थी, तो उस केस में वॉइड नहीं मानेंगे। सेक्शन 82, subject to insolvency and bankruptcy code, any amount payable under this act shall be first charge of property of taxable person। यहां पर ये बोल रहे हैं कि GST के जो ड्यूज होते हैं उनका हमेशा क्या रहता है, फर्स्ट चार्ज रहता है आपकी प्रॉपर्टी पे। अदर भी ड्यूज हो सकता है आपके दूसरे लॉ में, लेकिन GST ड्यूज का क्या होगा, फर्स्ट चार्ज होगा। लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू क्या होगा, IBC होगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड होगा। मतलब अगर IBC के अंदर आपके कोई ड्यूज हैं तो उसका पहले चार्ज होगा, ठीक है, बाद में GST के क्या होंगे, ड्यूज का क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। ओके, और सेकेंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन 83, प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिमांड एंड रिकवरी
for protecting the interest of revenue, provisional attachment of any property including bank account of taxable person or other person, proper officer shall cease to have effect, provisional attachment shall cease to have effect after expiry of 1 year. देखिए आप पे कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है असेसमेंट की, असेसमेंट का मतलब है इवन आपका रिटर्न की स्क्रूटनी हो रही है, प्रोविजनल असेसमेंट है आपका, ठीक है ना। तो स्क्रूटनी असेसमेंट हो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो, प्रोविजनल असेसमेंट हो, आपकी इंस्पेक्शन ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ, इंस्पेक्शन हुआ है आपका, ठीक है ना, आप पे क्या है सर्च सीजर है या डिमांड की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, और यहां पर प्रॉपर ऑफिसर को सेफ गार्ड करना है इंटरेस्ट, रेवेन्यू के इंटरेस्ट को, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं, इवन वो आपके बैंक अकाउंट को भी क्या कर सकते हैं, प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर होगा इसकी मैक्सिमम जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल से ज्यादा समय की नहीं रहेगी। आप ये देख लीजिए कब कब कर सकते हैं, असेसमेंट की प्रोसीडिंग है, मतलब सिर्फ स्क्रूटनी हो रही है असेसमेंट की तो भी कर सकते हैं, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए, इंस्पेक्शन सर्च सीजर के केस में, डिमांड रिकवरी के केस में, प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, इवन बैंक अकाउंट का कर सकते हैं, आप टैक्सेबल पर्सन का भी कर सकते हैं और उसका भी कर सकते हैं जिसको आप बेनिफिट पहुंचा रहे हो, और इसका प्रोविजनल अटैचमेंट का जो मैक्सिमम पीरियड रहेगा वो 1 साल से ज्यादा का नहीं रहेगा। लास्ट सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है, 84 है, कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग, नोटिस ऑफ डिमांड सर्व्ड, अपील रिवीजन अदर प्रोसीडिंग इनिशिएटेड, dues are enhanced shall serve another notice of demand for enhanced dues, recovery proceeding continued, dues are reduced, no service of क्या है fresh notice required। ये कह रहा है आप पे डिमांड ऑर्डर पास हुआ, आप अपील में चले गए, ठीक है, आप अपील के अंदर चले गए, अपील रिवीजन में प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई और वहां पर आपके ड्यूज मान लो एनहांस्ड हो गए हैं, तो अब प्रॉपर ऑफिसर को आपको उस एनहांस्ड ड्यूज के लिए एक दूसरा क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, और रिकवरी प्रोसीडिंग जो चल रही थी वही रिकवरी प्रोसीडिंग क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हाँ आपको बड़े हुए ड्यूज के लिए एक सेपरेट क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा डिमांड का। और अगर मान लीजिए अपील के अंदर आपकी डिमांड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिमांड रिड्यूस हो जाती है, ओके, तो उस केस में कोई अलग से अब कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जो आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही थी वो रिकवरी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी, फॉर किसके लिए, रिड्यूस डिमांड के लिए, कोई अलग से नया नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डिमांड बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई डिमांड के लिए एक और नोटिस क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा डिमांड एंड रिकवरी के सारे सेक्शन हो गए, 73 से लेकर हमने 84 तक के सारे प्रोविजन, ठीक है ना, सारे प्रोविजन आपको यहाँ पर कराए हैं। और अब जो करा रहा हूं बहुत बढ़िया सर्कुलर है, बहुत बढ़िया सर्कुलर है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा एग्जाम में आ गया, मान के चलिए ये तो रॉन्ग ही करके आएंगे, और पढ़ लिया तो फिर तो सही होगा। उससे पहले ये मैं पढ़ा देता हूं जो पढ़ा चुका हूं, रिटर्न belatedly file along with payment of tax interest after 30 days from due date, no penalty under section 73, general penalty can be imposed under section 125 up to 25,000। देखिए क्या है, आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करा, एक तो केस था ड्यू डेट को रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन उसके 30 दिनों तक टैक्स का पेमेंट नहीं करा, तो हमने कहा पेनल्टी लगेगी। अब ये केस क्या है, आपकी ड्यू डेट मान लीजिए क्या थी, 20th ऑफ नवंबर थी, इस दिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने बी लेटेड रिटर्न फाइल करा 31 दिसंबर, मतलब ड्यू डेट के भी 30 दिनों के बाद में करा, लेकिन जब भी आपने रिटर्न फाइल करा रिटर्न के साथ में टैक्स इंटरेस्ट दोनों का आपने पेमेंट कर दिया, मतलब आपके कोई भी ड्यूज क्या नहीं है, पेंडिंग नहीं है, आपका कोई टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड कुछ नहीं है, बस हाँ आपने अगर कुछ करा है तो रिटर्न लेट फाइल करा है, ऐसी स्थिति में सेक्शन 73 में आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ रिटर्न लेट फाइल करा है तो जनरल पेनल्टी आप पे प्रॉपर ऑफिसर लगा सकता है, अंडर सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी होती है जिसका अमाउंट अप टू 25,000 होता है, वो लगा सकता है, लेकिन 73 में आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था। अब ये एक ही सर्कुलर क्लैरिफिकेशन के 3 पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, सीखना आप। रजिस्टर्ड पर्सन ए, रजिस्टर्ड पर्सन बी, इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस विदाउट सप्लाई, A's liability not supply under section 7, no tax liability on A, no demand recovery under section 73-74, issue of invoice without supply liable for penalty under section 122। यहां पर क्या है, मैं मिस्टर ए हूं, रजिस्टर्ड हूं, आप मिस्टर बी हो, मैंने आपको बिना सप्लाई के कोई टैक्स इनवॉइस क्या कर दी, इश्यू कर दी। आपकी बात नहीं कर रहे, पहले वाले केस में सिर्फ मिस्टर ए की बात कर रहे हैं। मिस्टर ए ने बिना कोई सप्लाई करे टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, तो जब कोई सप्लाई करी नहीं है तो सेक्शन 7 से सप्लाई है ही नहीं, जब सप्लाई करी नहीं है तो कोई भी मेरा टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड,
कुछ होगा ही नहीं, मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी बनेगी नहीं। जब मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, जब मैंने सप्लाई नहीं करी, तो मेरे पे 73 74 भी क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। खास बात है, मेरे पे 73 74 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैंने बिना सप्लाई के टैक्स इनवॉइस तो इशू करी है, ठीक है, तो लॉ के प्रोविजन की कंप्लाइंस नहीं करी, बिना सप्लाई के टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, तो सेक्शन 122 में मेरे पे पेनल्टी लग सकेगी। लेकिन 73 74 में कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कोई सप्लाई करी ही नहीं है, कोई सप्लाई नहीं करी, तो 73 74 में कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ, बिना सप्लाई के टैक्स इनवॉइस इशू कर दिए तो 122 सेक्शन में मेरे पे आप पेनल्टी जरूर लगा सकोगे। अगर वर्ड टू वर्ड मैच करना है तो देखो, ये ए था मैं, ये आप बी थे, मैंने आपको इनवॉइस इशू करी बिना सप्लाई के, अब मेरे पे क्या लायबिलिटी आएगी? पहली बात, वो सप्लाई थी नहीं, तो मेरे पे कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है, तो कोई डिमांड रिकवरी 73 74 पे नहीं होगा। लेकिन बिना इनवॉइस के, बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू करी है मैंने, इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, तो 122 की क्या लग सकेगी? पेनल्टी लगा सकोगे, पीओ मेरे पे। रजिस्टर्ड पर्सन ए, नाउ रजिस्टर्ड पर्सन बी, और हियर रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? सी है। इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, ओके, बी ने आईटीसी रॉन्गली अवेल करा, ओके, फिर बी ने क्या करा? इश्यू ऑफ इनवॉइस करा विथ सप्लाई, उसने बी ने सी को सप्लाई करा और जो आईटीसी लिया था उसको यूटिलाइज भी कर लिया, उसको यूटिलाइज भी कर लिया। अब इस वाले केस में 20 की लायबिलिटी क्या है? लायबल फॉर डिमांड एंड रिकवरी अंडर सेक्शन 74, नो पेनल्टी अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑन सेम पर्सन फॉर सेम एक्ट और ओमिशन अंडर सेक्शन 122। देखिए, मैं ए हूं, आप बी हो, मैंने आपको कोई बिना सप्लाई के टैक्स इनवॉइस क्या कर दी? इशू कर दी, ठीक है, तो आपने बिना सप्लाई के उसका क्या ले लिया? आईटीसी ले लिया, विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस आपने उसका आईटीसी ले लिया, ये तो आपने रॉन्गली आईटीसी अवेल करा। फिर आगे आपने किसी सी को क्या करी? सप्लाई करी, आपने सप्लाई करी है, सप्लाई करी है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, और टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो उस टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपने इस आईटीसी को क्या कर लिया? यूटिलाइज कर लिया। अब चूंकि बी ने आगे सप्लाई करी है, बी ने सप्लाई करी है और उसने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और क्या करा? यूटिलाइज करा है विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, तो अब यहां पर बी पे सेक्शन 74 के अंदर हम क्या ले सकेंगे? उस पे डिमांड कर सकेंगे। और आपको मालूम है, जब 73 74 में पेनल्टी लग जाती है तो इस एक्ट के किसी और प्रोविजन में क्या नहीं लगती? पेनल्टी नहीं लगती, सेम एक्ट और सेम ओमिशन के लिए। वर्ड टू वर्ड मैच करवाता हूं, देखो, बी ने आगे क्या करी है? सप्लाई करी है ना, आगे बी ने सप्लाई करी है, इसका मतलब क्या हुआ? बी के ऊपर हम डिमांड कर सकेंगे, क्यों? क्योंकि उसने आईटीसी रॉन्गली अवेल करा है, यूटिलाइज करा है विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस करा है। और जब सेक्शन 74 में क्या लगा दी? पेनल्टी लगा दी, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर क्या है? ऑन सेम पर्सन है, फॉर सेम एक्ट और ओमिशन के लिए। और लास्ट है हमारे लिए, अब आइए देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन ए है, ये रजिस्टर्ड पर्सन बी है, रजिस्टर्ड पर्सन सी है। ए ने बी को इनवॉइस इशू करी विदाउट सप्लाई ऑफ क्या है? गुड्स और सर्विस, और बी ने उसका आईटीसी ले लिया विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, उसका क्या ले लिया? आईटीसी ले लिया। बी ने भी सी को इनवॉइस इशू करी लेकिन कोई सप्लाई नहीं करी थी। हाँ, इसने आईटीसी तो रॉन्गली लिया है और इनवॉइस इशू करके उस आईटीसी को दे भी दिया, उसने सी को पास ऑन कर दिया, सी को आईटीसी क्या कर दिया? पास ऑन कर दिया, पासिंग ऑन आईटीसी टू सी विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ओके, तो इसका मतलब है यहां पर बी ने रॉन्गली आईटीसी अवेल करा भी है और उस आईटीसी को क्या कर दिया? सी को पास ऑन कर भी दिया है, लेकिन बी ने कोई सप्लाई तो करी नहीं थी। बी ने अगर कोई सप्लाई करी नहीं, उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है। तो यहां पर ये कह रहे हैं, जब बी ने अगर कोई सप्लाई नहीं करी है तो 73 74 में कोई डिमांड पेनल्टी नहीं लगाएंगे, 73 74 में नहीं लगाएंगे। अगर हम पेनल्टी लगाएंगे तो 122 में लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसने दोनों ही काम गलत करे। बिना गुड्स और रिसीव सर्विस को रिसीव करे आईटीसी ले लिया, और बिना सप्लाई क्या करे? दिए, उसने आईटीसी को आगे क्या कर दिया? पास ऑन कर दिया, बिना सप्लाई दिए टैक्स इनवॉइस इशू कर दी। तो इसने दोनों काम गलत तो करे हैं, पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन वो 122 में लगेगी, 74 में नहीं लगेगी। 74 में इसलिए नहीं लगाई इन्होंने क्योंकि उसने कोई सप्लाई नहीं करी थी। तो आप देखिए, नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है बाय बी टू सी, बी ने सी को कोई सप्लाई नहीं करी, इसलिए कोई डिमांड रिकवरी नहीं होगी। 74 में पेनल्टी लगेगी, 122 में जरूर पेनल्टी लगेगी, लेकिन 122 में लगेगी, 74 में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, इसी के साथ में मैंने आपको पूरा चैप्टर यहां पर क्या कर दिया? रिवाइज करा दिया है। अब आप, मेरे को तो समय लगा आपको रिवाइज कराने में, क्योंकि पूरा चैप्टर कराया, हर एक पॉइंट कराया है। रिवीजन के नाम पे ऐसा कोई भी
प्रोविजन छोड़ा नहीं है, सब कुछ बताया, डिटेल में बता दिया आपको। लेकिन हाँ, अब आप जब इस नोट्स को रीड करेंगे, ये इतने सिंपल नोट्स हैं और डायग्रामेटिक क्या है नोट्स हैं, आपको मैक्सिमम कितना समय लगना है, 20 मिनट्स लगने हैं आपको। मैक्सिमम कितने लगने हैं, 20 मिनट्स आपको यहाँ पर लगेंगे। और 1 घंटे में आप ये ऐसे डिमांड रिकवरी जैसे चैप्टर जो हैं, ओके, आप 1 घंटे में 3-3 चैप्टर अपने नोट से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक आप नोट से इसको कंप्लीटली क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए, ओके, और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।